हेलो एवरीवन, दिस इज़ रुपेश मिश्रा एंड आई वेलकम यू ऑल टू योर चैनल दैट इज़ मैथ फैथ। देखिए, जैसा कि मैंने बोला था आपसे कि एमसीक्यू स्टार्ट करने वाला हूँ बहुत ही जल्द। तो अभी हम लोग जो थ्योरी पोर्शन में चल रहे हैं वो तो हमारा कंटिन्यूड रहेगा। दो बुक जो हमारी ख़त्म हो चुकी हैं उनके एमसीक्यू हम लोग कंटिन्यू करते हैं। हालांकि हमने दो एमसीक्यू वीडियोस डाले हुए हैं, एक कॉम्प्लेक्स का डाला हुआ है 2 चैप्टर्स का और एक न्यूमेरिकल का पड़ा हुआ है 2 चैप्टर्स का। न्यूमेरिकल एनालिसिस को आगे हम कंटिन्यू करते हैं। हालांकि यहाँ पे मैंने रियल एनालिसिस लिख दिया है, इसे सही कर लीजिएगा, ये न्यूमेरिकल एनालिसिस है। ओके, दिस इज़ न्यूमेरिकल एनालिसिस। ठीक है, रियल एनालिसिस एक बुक हुआ करती थी पहले, अब तो उसके चैप्टर्स, कुछ चैप्टर्स आपके मैथमेटिकल मेथड्स में थे, कुछ इधर उधर दूसरी बुक्स में। जैसे इसी में आपके कॉम्प्लेक्स में एक चैप्टर है सीरीज़ का, वो भी रियल का ही टॉपिक है, तो उसे कर दिया गया है। तो वो दिमाग में था, आई थिंक एडिट करते हुए ये थोड़ा गड़बड़ हो गया, कोई बात नहीं है। न्यूमेरिकल एनालिसिस के जो आपके 5 चैप्टर बचे हैं उनके एमसीक्यू का जो निचोड़ है वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। ठीक है, और इसके साथ साथ हम लोग इसकी, जब ये ख़त्म हो जाएगा तो इसकी एक एमसीक्यू क्वेश्चन बैंक है वो भी करेंगे। और मैं एक और एमसीक्यू क्वेश्चन बैंक की कोशिश कर रहा हूँ कि वो भी मुझे मिल जाए। एज इट इल available, I will definitely give you the solution and most important short tricks so that you can overcome your answers just within some seconds, है ना। तो कोशिश रहेगी, कुछ क्वेश्चंस की ट्रिक्स नहीं बनती हैं तो उन्हें तो हमें लॉन्ग फॉर्म में करना पड़ता है। हालांकि वो क्वेश्चन एग्जामिनेशन में नहीं आते हैं, हम लोग एक्सपेक्टेंसी लगाते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं कुछ क्वेश्चन के जो उस तरीके से आ सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स मूव ऑन और न्यूमेरिकल एनालिसिस। चैप्टर 3, 4, 5, 6, 7 है इसमें इंक्लूडेड है। अब हम लोग, मैंने सारे पीडीएफ एक ही पीडीएफ में कर लिए, वीडियो वाइज हम लोग करते रहेंगे जितना एक वीडियो में कवर हो पाए, अदरवाइज नेक्स्ट वीडियो में ऐसे करते करते आगे बढ़ते चले जाएंगे। 2 से 3 वीडियो मिलेंगे आपको इस रियल एनालिसिस, सॉरी न्यूमेरिकल एनालिसिस के एमसीक्यू के। अच्छा, इसमें अनइक्वल इंटरवल वाला चैप्टर ऐड किया है मैंने, सॉल्यूशन ऑफ अलजेब्रिक एंड ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन ऐड किया है, सॉल्यूशन ऑफ आपका ओडीई यानी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, जो कि लास्ट चैप्टर है, मैंने पहले लिख दिया, न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। इतने सारे चैप्टर्स सब इसमें इंक्लूड किए गए हैं। ठीक है, डेफिनेटली यू नो मी, ये दैट्स मी। आगे बढ़ते हैं, पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और चैप्टर पे चलते हैं। ठीक है, तो आपका इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ एफ एक्स इज़ गिवन एट द पॉइंट ए इज इक्वल टू एक्स नॉट। अब ये इंटरवल है, ए इज इक्वल टू एक्स नॉट है सबसे पहली वैल्यू, फिर x1, x2, x3 करके xn तक के हमने आर्ग्यूमेंट्स ले रखे हैं। xn इज इक्वल टू बी है ऑफ द इंटरवल a टू b। ठीक है, a टू b का जो इंटरवल है उसे तोड़ा है, अच्छी बात है। देन द प्रॉब्लम ऑफ फाइंडिंग एफ एक्स एट अ पॉइंट लाइंग इन एनी ऑफ द सब इंटरवल। कह रहे जो आपने यहाँ पे सब ये देख रहे हैं, आपने एक्स नॉट से xn तक का ब्रेक किया, इसमें कोई भी एक सब इंटरवल उठा ले, अगर हम एक छोटा सा x1 से लेके x2 तक का, उसी को यहाँ पे इन्होंने जनरल वे में XR-1 से XR लिखा है। कह रहे कि इस पूरे इंटरवल A से B तक में अगर वैल्यूज़ हमारी डिफाइंड हो उस आर्ग्यूमेंट पे, और उसी में बीच में हम किसी की वैल्यू निकालना चाहें, किसी x की वैल्यू निकालना चाहें, सॉरी किसी x की वैल्यू के लिए fx की वैल्यू यानी y की वैल्यू निकालना चाहे, सो ये डेफिनेशन है हमारे इस चैप्टर की, जिसे बोलते हैं इंटरपोलेशन। ठीक, इंटरपोलेशन ही होता है ये। ठीक है, ये आपके सामने है इंटरपोलेशन। मैंने एक्स्ट्रापोलेशन, ये जो ये वर्ड है ये भी बताया था। अगर हम उसके बाहर की बात करते हैं, जैसे ये इंटरवल है ए से बी, या आप ऐसे ना लिखो, 1 से 2 मान लो, 1 से 2 मान लिया, इनके बीच में डिफाइंड है, लेकिन आपसे पूछा था जरा 3 की वैल्यू बताइए, तो 3 तो इसके अंदर नहीं है, तो दिस विल बी कॉल्ड एज एक्स्ट्रापोलेशन। ठीक है, ये दोनों पॉइंट हमारे कोर्स में है, इसलिए मैंने दोनों को बता दिया। बाकी हमारा कोरिलेशन और एस्टिमेशन भी माने तो मतलब ये लगभग कैलकुलेशन ही होता है, तो उससे कोई मतलब नहीं है बाकी के दोनों वर्ड से, नहीं तो उनका भी मीनिंग बताता अगर हमारे कोर्स में होता तो। नेक्स्ट क्वेश्चन तो फिलहाल लॉन्ग आंसर की तरह है। ठीक है, ये तो लॉन्ग की तरह करने को मिलेगा। इसमें y0 दे रखा है, फिर अपना y1 की वैल्यू दे रखी है, और ये वैल्यू देखिए लगातार कम हो रही है, y1, y2 और y4 दे रखा है, तो इसने y3 पूछ रखा है ना। अब अगर आप इसकी गिरावट देखें तो पहले 80 से 56 तो कितने गिरावट हुई आपका, लगभग 24 की गिरावट हुई। फिर इसके बाद इसमें जहाँ अगर देखें तो यहाँ पे आपका
36 की गिरावट हुई, फिर और आगे बढ़े तो और ज़्यादा की गिरावट हो गई, है ना, काफ़ी ज़्यादा, मतलब ये तो 4 पे पहुंच गया। तो इस तरीके से देखा जाए तो 70 के आसपास अगर गिरावट देखें हम लोग, तो ये लगभग 400 के आसपास पहुंचना चाहिए, 465, अगर ऐसे देखा जाए इस तरीके से, ठीक है। क्योंकि ये 234 तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि 234 तो आपका भाई देखिए Y4 ही गिरते गिरते 384 तक पहुंचा, Y5 गिरेगा तो और तब 200 कहीं जाएगा, Y5 Y6। तो ऐसे एस्टिमेट करें हम लोग, सोचें इसमें, तो ये लगभग 465 होगा, एंड दिस इज़ योर राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। न्यूमेरिकल एनालिसिस है ना, एनालिसिस एस्टिमेशन पे डिपेंड करता है, थोड़ा एस्टिमेट वैल्यू, थोड़ी ऑलमोस्ट वैल्यू, जैसे आपने देखा होगा मैंने इतने सारे वीडियोस के डाले हुए हैं, मैक्सिमम जो क्वेश्चन थे, जो जिसमें चाहे वो डिफरेंशिएशन वाला था, इंटीग्रेशन वाला था, सॉल्यूशन ऑफ अलजेब्रिक एंड ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन में आपने देखा होगा इतने ढेर सारे तरीके के हम लोगों ने मेथड्स पढ़े, तो उसमें क्या था कि हम लोग अप्रॉक्स आंसर ज़्यादा दिया करते थे। तो वही चीज़ है यहाँ पे भी, अप्रॉक्सीमेशन आप लगा सकते हैं। ऐसे 2-3 क्वेश्चन आपको मिलेंगे एग्जामिनेशन में, इन विच यू आर गोइंग टू यूज़ योर लॉजिकल वे टू ओवरकम सच काइंड ऑफ आंसर्स एंड क्वेश्चंस। सो ऐसे आप आंसर कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वैल्यू ऑफ ई पावर 2, आपको पता है ई की पावर जितनी भी होती है वो फंक्शन में जहाँ एक्स होता है उसके साथ एडिशन में उतने ही एच जुड़ जाते हैं। मतलब अगर आप ई पावर एन का डेफिनेशन सोचो, तो ई की पावर एन का डेफिनेशन होता है एफ ब्रैकेट में एक्स प्लस एन एच, जहाँ जहाँ एक्स होता है वहाँ वहाँ एन एच ऐड हो जाता है, तो जितनी पावर उतना ऐड हो जाएगा। अब ये ई पावर 2 लिखा है तो बच्चों सीधी सी बात है एक्स प्लस 2h हो जाएगा, आंसर इज ए। द फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस एफ एक्स नॉट एंड एक्स वन इज इक्वल टू, देखिए डिवाइडेड डिफरेंस की बात करें, डिवाइडेड डिफरेंस किस में लगता है, अनइक्वल इंटरवल में लगता है, ठीक है, जिसकी जो स्टेप साइज़ जिसमें हम ना बता पाएँ, स्टेप साइज़ डेफिनेट नहीं होता है, हमेशा बदलता रहता है। जैसे x की वैल्यू 1 से पहले 2 पे जंप की, फिर 2 से 4 पे, 4 से फिर 9 पे जंप करी, 9 से 13 पे, तो ये डेफिनेट स्टेप साइज़ नहीं है। सो इन दिस केस वी के नॉट हैव h एज, तो हम इसे क्या रखेंगे, इसे अनइक्वल इंटरवल में रखेंगे, और उसके केस में हम लोग डिवाइडेड डिफरेंस निकालते हैं। तो डिवाइडेड डिफरेंस क्या होता है, बताया जाता है कि अगर इस तरीके से लिखा है, इसका मतलब डिवाइडेड डिफरेंस पे हमें x0 और x1 का इस्तेमाल करना है, और जो x0 x1 है सबसे पहला डिवाइडेड डिफरेंस होता है ये, इसे डिवाइडेड डिफरेंस ऐसे लिखते हैं, और fx0 भी लिखते हैं, मतलब ये इसके इक्वल भी हो सकता है। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू घटा दीजिए, चाहे छोटी में से बड़ी घटा दीजिए, यानी fx1 माइनस fx0 अपॉन में वही चीज़ x1 माइनस x0, ये आपका फॉर्मूला होता है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे कहें, ये डिवाइडेड डिफरेंस बोला है इन्होंने, इस क्वेश्चन में कमी थी, हालांकि मैंने यहाँ पे पेन से लिखा हुआ है वेयर एच इज स्टेप साइज। मैंने अभी बात की कि डिवाइडेड डिफरेंस या यू बोले जिसमें स्टेप साइज अलग अलग होता है, उसमें एच हम लोग कह ही नहीं सकते, लेकिन उन्होंने फिर भी एच को इंक्लूड किया। इन्होंने बोलना चाहिए था कि यहाँ पे स्टेप साइज सेम है या स्टेप साइज एच है, तो हम ऑटोमेटिक समझ जाते कि वो जंप उसकी जो होगी वो बराबरी की होगी, 1 से 2, 2 से 3, या 1 से 3, 3 से 5, 2 का डिफरेंस। तो यहाँ पे वैसे तो अगर हम इसकी वजह से अगर लगाते, अगर ये नहीं लिखते तो हमारा आंसर नन ऑफ दीज होता, लेकिन अगर ऐसा लिख दिया है कि एच एक स्टेप साइज है, दैट मीन्स ये हमारा आंसर होगा। क्यों, x1 माइनस x0 की वैल्यू अगर हम लिखना चाहें तो x1 क्या होता है, x1 फिलहाल x0 प्लस NH ही तो होता है, ठीक, और माइनस x0, और ये x1 है तो यहाँ 1h हो जाएगा, तो x0 से x0 कट तो h बचेगा, तो नीचे h आ जाएगा। सो दिस विल बी द आंसर, अगर इन्होंने ऐसा लिखा होता है कि वेयर h इज स्टेप साइज। चलिए नेक्स्ट देखिए, द सेकेंड डिवाइडेड डिफरेंस, अभी सेकंड वाला आ गया। सेकंड का क्या फॉर्मूला होता है, सेकंड को भी ऐसे लिख सकते हैं, डिवाइडेड डेल एफ ऑफ x0, सेकंड बोला है तो इसकी पावर 2 चढ़ जाएगी, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, लास्ट के 2 और माइनस स्टार्टिंग के 2, ऐसे याद रखिएगा। तो एफ ऑफ लास्ट के 2 यानी x1 x2 माइनस एफ ऑफ x0 x1 डिवाइडेड बाई सबसे लास्ट यानी x2 माइनस सबसे स्टार्टिंग यानी x0। x2 को अगर आप लिखना चाहोगे, अगर h एक स्टेप साइज है तो x2 को आप लिखोगे x0 प्लस 2h, ठीक, और माइनस में x0 कट जाएगा तो नीचे 2h आना चाहिए। तो वैसे तो क्वेश्चन की जो आंसर्स थे वहाँ पे सिर्फ h लिखा हुआ था, मैंने पेन से इसको सही किया हुआ है, तो आंसर ऑप्शन आपका ये सही है। आपकी बुक्स में भी काफ़ी सारी जगह गलतियाँ लिखी हुई हैं, सो आई हैड करेक्टेड दैट सो दैट
देर माइट नॉट बी एनी डिफ़िकल्टी वाइल डिलीवरिंग अ वीडियो फॉर यू, दैट्स वाई कहीं कहीं पे मैंने इसको सही कर दिया है। फिलहाल बोला nth डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ दिस इज, फिर वही बात, पहले लास्ट के ले लेंगे फिर स्टार्टिंग के ले लेंगे, मतलब लास्ट के एक छोड़ करके फिर स्टार्टिंग से फिर लास्ट का छोड़ करके। तो अगर आप देखिए तो x1 से xn तक है और x0 से n-1 तक, हाँ ठीक है, और नीचे h लिखा हुआ है, h होना नहीं चाहिए, ये भी गलत है, ये भी नन ऑफ दिस होना चाहिए, होना चाहिए यहाँ पे क्या NH होना चाहिए। क्यों, नीचे आप लिखोगे जब डिवाइडेड डिफरेंस में तो xn माइनस x0 लिखोगे ना, लास्ट वाला माइनस पहले वाला। xn की वैल्यू क्या होती है x0 प्लस NH और माइनस x0 तो कटेगा, NH आएगा नीचे। तो अगर यहाँ पे n होता तो दिस माइट बी अ राइट आंसर, अदरवाइज द आंसर इज नन ऑफ दिस। ये मैंने बताया हुआ है अपने ही वीडियो में, अगर आप वीडियो देखेंगे एक बारी तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन तो क्या जितने भी बनेंगे दोस्त कैन नॉट बी जस्ट आउटसाइड ऑफ दैट PDF। जो मैंने आपको इस बार ये हैंड रिटन PDF बनाने का टाइम ही नहीं मिला क्योंकि नोट्स अवेलेबल नहीं बना पाया, मतलब कर नहीं पाया मैंने, क्योंकि टाइम ही नहीं दिया इन लोगों ने। सो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट फ्रॉम माई सेल्फ एंड फ्रॉम यूनिवर्सिटी सेल्फ। यूनिवर्सिटी की तरफ से भी माफ़ी मांगनी पड़ेगी हम लोगों को, वी आर टीचर्स, थोड़ा सा टीचर्स का साथ देना ही पड़ेगा, क्योंकि आपकी वाइस चांसलर जो है उन्होंने सिर्फ बोल दिया है कि एग्जामिनेशन हो जाना चाहिए, तो टीचर्स की क्या गलती है, पूरी टीचर्स की गलती नहीं दूंगा मैं, लेकिन कोई बात नहीं, मैं हूँ ना, तो मैं जो बता रहा हूँ उसमें उस गलती में आप अपनी हिस्सेदारी ना दें, आप उसे पूरा पढ़ के जाएँ, ठीक है। मे भी अगर इन लोगों ने टाइमिंग कम दिया है तो टीचर्स के दिमाग में ज़रूर होगा कि बच्चों के लिए कुछ लिजिबल या कुछ ईजी पेपर बनाया जाए सो दैट दे कैन टैकल सच काइंड ऑफ प्रॉब्लम, ठीक है। लेकिन आपको उतना तो पढ़ के जाना पड़ेगा जो सामने होगा, कुछ ये लोग बहुत ज़्यादा घुमाने नहीं वाले हैं इस बारी, इंटरनल न्यूज़ है इसलिए बताई मैंने, याद रखिएगा। फिलहाल नेक्स्ट क्या है, बाय इंटरचेंजिंग द सफिक्सेस ऑफ द ऑपरेटर एंड द ऑपरेंड। ऑपरेटर और ऑपरेंड, ऑपरेटर और ऑपरेंड क्या होता है भाई, ये भी तो सुन लो। अगर मैंने मान लो थोड़ी देर के लिए ई को एफ एक्स पे ऑपरेट किया तो ये ऑपरेटर है, और ये क्या है ऑपरेंड, जिस पे ऑपरेट हो रहा है उसे ऑपरेंड कहते हैं। द वैल्यू ऑफ द डिवाइडेड डिफरेंस, देखिए अगर आप सफिक्सेस चेंज करते हैं तो क्या होता है, वैल्यू ऑफ डिवाइडेड डिफरेंस कभी बदलती नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, अब इधर का उधर कर दो कोई दिक्कत नहीं। जैसे लिखा मैंने x0 x1 उल्टा कर दो x1 x0, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 2000 इक्वल। क्यों, क्योंकि इसे तो बोलते हैं लॉ ऑफ सिमेट्री, डिवाइडेड डिफरेंस में लॉ ऑफ सिमेट्री काम करता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। किसी भी आप ऑर्डर में लोग अगर मान लेते हैं सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस है f ऑफ x0 x1 x2 है, उसको आप कैसे भी लिखोगे, वैसे तो आप इसे 6 तरीके से लिख सकते हो, परमिटेशन अगर लगाया जाए 3 है ना, तो 3 × 2 × 1 एंड 6 टाइप से लिख सकते हो, कोई भी लिखोगे चलेगा। जैसे f ऑफ x0 x1 x2 की वैल्यू f ऑफ x1 x0 x2 के भी बराबर होगी और f ऑफ x2 x1 x0 की भी बराबर होगी, कोई भी करोगे चलेगा 6 तरीके से। फिलहाल ये बात समझ में आई। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है द nth डिवाइडेड डिफरेंस कैन बी रिटन एज द क्वोशिएंट ऑफ टू डिटर्मिनेंट्स। ये किसने बताया था, ये मैंने आपको बताया है, एक मैथमेटिशियन थे जिनका नाम था बड़ा ही अजीब सा, वंडर मॉन्डे, ठीक है। तो उन्होंने बताया था कि जो nth डिवाइडेड डिफरेंस होता है वो n+1, जैसे n लिखा है nth डिवाइडेड डिफरेंस निकाल लो, डेल पावर डिवाइडेड डेल पावर n निकाल लो, तो इससे जो बनेगी, जो हमारी जो दो डिटर्मिनेंट बनेगी, एक डिटर्मिनेंट ऊपर एक डिटर्मिनेंट नीचे, दोनों का ऑर्डर क्या होगा n+1, ठीक है। तो बोथ ऑफ n+1 ऑर्डर, दोनों का ऑर्डर कितना होगा n+1, ठीक है। जो ऊपर ऐसे लिखा जाता है वैसे ऐसे करके, ये मैंने 2 तरीके से और लिखना सिखाया, PDF में जाके देखिएगा और उस वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, ये तो कराया हुआ क्वेश्चन है, आई थिंक यू हैड लर्न दिस आंसर ऑफ द क्वेश्चन, आंसर इज़ हियर x + y + z। मुझे याद है, आपको तो मुझसे भी ज़्यादा याद होना चाहिए, बिकॉज यू हैव ग्रेटर कैपेसिटी ऑफ memory than me. I have what? I have understanding type of memory and you have both. Timing के हिसाब से, when you were a child, you have a greater command over the learning memory. As you growing old, जैसे आप बढ़ते चले जाते हो, you have both kind of capacity. That means आपके पास learning mind भी होता है और आपके पास understanding भी mind होता है। लेकिन जब और बड़े हो जाते हो, आप हम लोग की उम्र तक के आते हो, 25-26 तक जाते हो, so in such cases, in such age, you will have
ओनली, ऑलमोस्ट ओनली, मतलब 90 से 100% बोल दूँ अगर मैं, 90% मेमोरी आपकी सिर्फ और सिर्फ अंडरस्टैंडिंग की होती है, एंड 10% ऑफ वॉट इज़ योर लर्निंग माइंड। ठीक है, तो अभी आप जल्दी से याद भी रख सकते हो, मुझे तो फिर भी याद रहता, तो आपको ज़्यादा याद रहता होगा। नेक्स्ट देखिए, इफ़ टू आर्ग्यूमेंट एक्स नॉट एंड एक्स वन आर इक्वल देन एफ ऑफ एक्स नॉट एंड एक्स वन इज़ इक्वल टू, देखिए मैंने बताया था कुछ ऐसे करके कि अगर मान लेते हैं कुछ इस तरीके से एफ ऑफ एक्स नॉट, ठीक, तो इसको फ़िलहाल हम ऐसे ना लिख करके हम यहाँ पे एक एप्सिलॉन ऐड कर देते हैं। ठीक है, और एप्सिलॉन ऐड करते तो हैं, साथ ही साथ लिखते हैं लिमिट ऑफ एप्सिलॉन इज टेंडिंग टू ज़ीरो। अब इसको अगर हम लिखें डिवाइडेड डेल के फॉर्म में, तो इसको हम क्या लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे एफ ऑफ लास्ट का, ठीक है, माइनस एफ ऑफ स्टार्टिंग का, और डिवाइडेड बाई दोनों का डिफरेंस, तो एप्सिलॉन आ जाएगा। अब आप इसमें क्या करें, लिमिट लगा रहे हो तो थोड़ा सा ध्यान से देखो आप, ये कुछ जाना पहचाना नहीं लग रहा है, ये तो डिफरेंशिएशन की एक डिफरेंशिएशन की डेफिनीशन है। आप इसे कन्वर्ट करोगे तो दिस विल बी इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, और कहाँ पे एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट पे। ठीक है, तो ये डेफिनेशन हो जाती है डिफरेंशिएशन की, तो आप देख सकते हैं सामने ही लिखा हुआ है। ठीक है, और इसका फॉर्मूला भी मैंने कुछ और भी बताते हैं, अभी हालांकि इसी में मल्टीप्लिकेशन में 1/1 फैक्टोरियल भी होता है। अब यही चीज़ देखिए, अगर इसने बोला कि n हमारे आर्ग्यूमेंट हैं और सबके सब इक्वल हैं, अगर n सारी की सारी वैल्यूज़ अगर बराबर हैं, तो सीधी सी बात है, आप अभी तक क्या था, दो वैल्यूज़ मिला करके बराबर थी तो डिफ्रेंशिएशन एक बार हुआ। n वैल्यूज़, वैसे n नहीं, आप देख सकते हो n+1 वैल्यू बराबर है, तो n बार डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा। ठीक है, ये n+1 वैल्यू है ना, एक्स नॉट से शुरू हुआ है और xn तक गया, तो n+1 वैल्यू है, एक कम करिए n बार डिफरेंशिएशन, और उतना ही डिवाइड में फैक्टोरियल भी रहेगा, और कहाँ पर x इज इक्वल टू एक्स नॉट पे। तो वो जो भी बनता था, जब आपसे बोला जाए कि दो आर्ग्यूमेंट, चार आर्ग्यूमेंट या n आर्ग्यूमेंट सेम है, तो दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू डिफरेंशिएशन, एंड आफ्टर दैट वी विल अप्लाई x इज इक्वल टू एक्स नॉट। लास्ट में हम लोग x की वैल्यू एक्स नॉट रख देते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिवाइडेड डिफरेंस आर, क्या होता है डिवाइडेड डिफरेंस आर, डैश फंक्शन ऑफ दियर आर्ग्यूमेंट्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अप्रोप्रिएट टर्म टू फिल इन द गैप। क्या फिल कर रहे हैं, डिवाइडेड डिफरेंस आर क्या होता है, सिमेट्रिक होते हैं, ये हमेशा सिमेट्रिक होते हैं। अभी तो बताया था एफ ऑफ एक्स नॉट एक्स वन इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वन एक्स नॉट लिखा जा सकता है। ठीक है, ये सिमेट्रिक होता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, नेक्स्ट देखिए, ये तो सिमेट्रिक होगा। नेक्स्ट क्या है, दी nth डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ अ पॉलीनोमियल ऑफ डिग्री n, भैया हो, जब आप n पावर ही उसकी मान लेते थोड़ी देर के लिए x पावर n है, अब उसका nth बार डिवाइडेड डिफरेंस, जब ये दोनों सेम होते हैं बच्चों, तो सिर्फ और सिर्फ एक कांस्टेंट बचता है। मैं आपको सिंपल वे में ऐसे समझा दूं कि x पावर 3 है, डिवाइडेड डिफरेंस ना समझ के उसको 3 बार डिफरेंशिएशन समझ लीजिए। अगर 3 बार करिए, एक बार करेंगे तो 3x² आएगा, दोबारा करेंगे तो 6x आएगा, तिबारा करेंगे तो सिर्फ 6 आएगा, तो 3 बार करने पे क्या आ रहा है, एक कॉन्स्टेंट आ रहा है। तो जितनी पावर पॉलिनोमियल की, इफ़ यू आर डिफरेंशिएटिंग और टेकिंग डिवाइडेड डिफरेंस द सेम टाइम एज इट्स पावर, you will get a constant always, whether it is forward backward और divided difference formula, कुछ भी लगाएंगे हमेशा क्या आएगा, वो कांस्टेंट दे देगा उतनी बार। और उससे एक ज़्यादा बार लगाएंगे, तो अगर मैं एक ज़्यादा बार लगाऊं, पॉलिनोमियल की पावर n है, तो आप समझ सकते हो n बार लगाने पे तो कांस्टेंट देगा, एक बार एक्स्ट्रा लगाओगे तो क्या दे देगा, जीरो दे देगा। याद रखिएगा, ये दोनों में से कोई एक क्वेश्चन जरूर आएगा। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज़ अ कॉन्स्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, देखिए एक बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, हालांकि आपकी बुक का नहीं है, फिर भी है, न्यूमेरिकल एनालिसिस की हेल्प से ये क्वेश्चन प्रूव किया जाता है, विच इज़ नेम इज़ व्हाट, डिस्कार्टे रूल ऑफ साइन, मतलब चिन्हों का रूल है, या यूँ कहें कि जो हमारे किसी पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ निकाले जाते हैं, मूल निकाले जाते हैं, एक्स की वैल्यू निकाली जाती है, वो उसमें कितनी पॉजिटिव होंगी, कितनी नेगेटिव। आई एम सेइंग दैट कि अगर हमारे पास कोई पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 है, इसकी डिग्री 3 है, तो उसके कितने x के वैल्यू पॉजिटिव आएंगे, कितने x के वैल्यू नेगेटिव आएंगे, वो डिपेंड करता है कि कितनी बार वो साइन चेंज करता है। ठीक है, मैं आपको ये समझाने की कोशिश करता हूँ, ज़रा देखिए। जैसे मैं थोड़ी देर के लिए एक पॉलिनोमियल ले रहा हूँ, एक्स पावर 3 माइनस 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1। ठीक, हम
सबका साइन लिख लेते हैं। पहले वाले टर्म का प्लस है, इसका माइनस है, इसका प्लस है और इसका माइनस है। ठीक, अगर x के प्लेस पर अगर हम प्लस x रखें तो बात तो वही पर यही आ जाएगा। प्लस क्यों रख रहे हैं, हम ये चेक करना चाहते हैं x पावर 3 है, 3 मूल निकलेंगे, 3 जीरोज़ निकलेंगे, उसमें से कितने पॉजिटिव होंगे। तो हमने साइन लिख लिया सबका। देखिए कितनी बार चेंज कर रहा है, एक बार चेंज किया, फिर माइनस से प्लस फिर गया, एक बार और चेंज किया, फिर प्लस से माइनस गया, एक बार और चेंज किया। कितने बार चेंज किया, 3 बार। तो इस इक्वेशन के 3 जो हमारे रूट्स होंगे वो पॉजिटिव होंगे, 3 पॉजिटिव रूट्स बोलो चाहे जीरोस बोलो, 3 तो पॉजिटिव होंगे। अच्छा ये बताइए, पावर ही 3 है और 3 के तीनों पॉजिटिव आ रहे हैं, तो नेगेटिव कितने बचे, नेगेटिव तो बचे ही नहीं। तो नेगेटिव नहीं बचे तो ये बात तो हमने ऐसे लॉजिकली बोल दी। अब वैसे कैसे चेक करेंगे, मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। देखो आपने एक्स की प्लेस पर प्लस एक्स रखा था, अब आप एक्स की प्लेस पर माइनस एक्स रखिए। ठीक, माइनस एक्स रखेंगे तो ये जो साइन होगा बच्चों, ये हो जाएगा अपना, माइनस रखोगे माइनस एक्स क्यूब तो माइनस ही रहेगा, यहाँ पे रखोगे तो माइनस एक्स स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा, तो हालांकि फिर भी माइनस ही रहेगा। अब इस वाले माइनस की जगह रखोगे प्लस की जगह माइनस, तो ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस। आप देखो कहीं साइन चेंज हुआ है क्या, साइन चेंज तो हुआ ही नहीं है ना। तो साइन चेंजेस, ज़ीरो साइन चेंजेस है ना, जीरो साइन चेंजेस, एक भी चेंज ही नहीं हुआ। इसका मतलब नो नेगेटिव रूट्स, तो कुल मिला के पॉजिटिव रूट आ गए। तो ये जो रूल था ये हमें बताता है कि अगर साइन चेंज कर रहा है, एक बड़ी अच्छी बात ये भी बताता है कि अगर वो साइन चेंज कर रहा है, इसका मतलब ग्राफ उसका एक्स एक्सिस को पार कर रहा है, तो वो कई सारी चीज़ें बता देता है। क्या कि वो उसके रूट कहाँ पे निकलना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिक पता चलने लगती है कि किन दोनों के बीच में उसका रूट होगा। तो ये जो रूल था लिखा हुआ है, वैसे आप पढ़ लें कि द नंबर ऑफ पॉजिटिव रूट्स ऑफ एन अलजेब्रिक इक्वेशन एफ एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है, with coefficient cannot exceed the number of changes in the sign, देखा, number of changes of the sign of the terms of the function fx. This result is known as Descartes rule of signs बोलते हैं। पूरा नाम क्या है, Descartes rule of signs, SIGNS, याद रखिएगा ये नाम है। ठीक है, मैथमेटिशियन डिस्कार्टे ने दिया था ये रूल, जिससे हम लोग पता कर सकते हैं रूट्स की प्रकृति पॉजिटिव या नेगेटिव है तो कितनी होगी। ओके, नेक्स्ट देखिए, लेकिन रेगुलर फाल्सी मेथड, इसका एक और नाम है, नाम याद रखिएगा, फॉल्स पोजीशन मेथड। ठीक है, तो वो भी आ सकता है एग्जामिनेशन में, लिख के आ जाए, पता चला आपको पता ही नहीं फॉल्स पोजीशन मेथड क्या होता है। देखिए नाम सेम फाल्सी फॉल्स है ना, याद रहेगा आपको। मेथड इज़ बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल दैट इन द स्मॉल इंटरवल x1 एंड x2, अगर बहुत छोटा सा इंटरवल है, द ग्राफ ऑफ फंक्शन कैन बी कंसीडर्ड एज अ, क्या कंसीडर करेंगे भैया, उसमें स्ट्रेट लाइन करता है। रेगुलर फाल्सी मेथड जो था वो आपका स्ट्रेट लाइन कंसीडर करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, न्यूटन रैप्सन फॉर्मूला क्या होता है, पता होना चाहिए, n प्लस वन एक्स एन प्लस वन इज इक्वल टू एक्स माइनस एफ एक्स एन अपॉन एफ डैश एन। ये सेकंड वाला आंसर आपका सही है। ठीक है, यहाँ ऑप्शन सही है, फॉर्मूला याद होना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट देखिए इसमें बोला है कि न्यूटन्स इटरेशन फार्मूला फॉर टू ऑब्टेन स्क्वायर रूट ए। देखिए स्क्वायर रूट अगर आपको चेक करना है, ये ऊपरी वाले फॉर्मूले में रखना है जो अभी जस्ट बताया, न्यूटन रैप्सन का जो फॉर्मूला है। तो कुछ करना है, देखिए स्क्वायर रूट बोला है, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए हमें स्क्वायर रूट ए का निकालना है। ठीक है, एक्स यहाँ पे लिखा हुआ है। अब क्या करेंगे, हमें जो भी चीज़ें ए को फ्री करना होता है, तो स्क्वायर इधर आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस ए इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसे मान लेंगे हम एफ एक्स क्या बल्कि एफ एक्स एन मानेंगे, तो इसको हम लिखेंगे एक्स एन स्क्वायर माइनस ए। अब आप फॉर्मूला लगा लीजिए जो ऊपर दिया हुआ है, उस हिसाब से हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो दिखाता हूँ मैं कैसे क्या आएगा। तो कितना आया भाई, एफ एक्स एन आया हमारा एक्स एन स्क्वायर माइनस ए। ठीक है, थोड़ी राइटिंग आज गंदी बन रही होगी, एक्चुअली मैं अपना मैजिक पेन भूल आया हूँ, फिर भी आप तक आंसर जरूर पहुँचेगा। अब इसको उस फॉर्मूले में रख दीजिए, कौन सा जो ऊपर अभी लिखा था, एक्स एन प्लस वन इज इक्वल टू एक्स वैसे एक्स नहीं, वैसे फॉर्मूले वहाँ पे एक्स एन कर लीजिए, एक्स एन होना चाहिए, माइनस एफ एक्स एन अपॉन एफ डैश एक्स एन। चलिए करिए डिफ्रेंशिएशन, एक्स एन तो हमारा एक्स एन ही रहेगा, एफ डैश ऊपर एफ एक्स एन रखना है, यानी एक्स एन स्क्वायर माइनस ए
और नीचे क्या रखना है उसका डिफ्रेंशिएशन, तो उसका डिफ्रेंशिएशन 2xn हो जाएगा। एलसीएम ले लीजिए तो ऊपर बन जाएगा 2xn स्क्वायर माइनस xn स्क्वायर और प्लस ए होल अपॉन 2xn। तो यहाँ पे xn बन जाएगा आपका xn स्क्वायर प्लस ए अपॉन 2xn, xn स्क्वायर प्लस ए अपॉन xn स्क्वायर माइनस ए अपॉन 2xn, ये बन रहा है। अब इसको अगर सॉल्व करें तो क्या बन रहा है भाई, 1/2 अगर मैं बाहर ले लूँ और एक्सन से डिवाइड कर दूँ तो एक एक्सन इसमें बचेगा माइनस ए अपॉन एक्सन बचेगा। सो दिस आई कैन सी दी आंसर। यहाँ पे ए तो लिखा ही नहीं है। ऑब्टेन स्क्वायर रूट इज, स्क्वायर रूट ऑफ 1 बोलना चाहिए फिर इस तरीके से, अगर 1 लिख रहे हैं तो जैसे यहाँ पे ए होना चाहिए, कोई नंबर होना चाहिए यहाँ पे, या फिर 1 लिखना चाहिए, स्क्वायर रूट ऑफ 1। ठीक है, तो यहाँ 1 होता, यहाँ 1 होता। वैसे आंसर ऑप्शन ये थोड़ा सा कह सकते हैं, बट यहाँ पे लिखना चाहिए स्क्वायर रूट ऑफ व्हाट, ए लिख देते चलता। ठीक है, वैसे मैंने ए करके कराया हुआ है, वीडियो में कराया हुआ है, बल्कि केवल स्क्वायर रूट नहीं और भी पावर्स कराए हैं। स्क्वायर रूट बताया है, इन्वर्स बताया है, पावर 2 बताया है, और 4-5 ऐसे बताए हैं। उन सबको देख लीजिए, करने का तरीका सबका यही है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन क्या है। न्यूटन रैप्शन मेथड इज सुटेबल इन द केसेस वेयर एफ डैश एक्स स्मॉल लार्ज नेगेटिव पॉजिटिव। देखो भैया, ये जितनी भी चीज़ें होती हैं अप्रॉक्सीमेट वैल्यू देती हैं, तो जितना उसका स्लोप एफ डैश एक्स छोटा रहेगा, जितना पास में रहेगा, जैसे मान लीजिए ग्राफ है, हमने टेंजेंट खींची एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, अगर इन दोनों के ये टेंजेंट जो है हमारी स्लोप इसका बहुत कम नहीं हुआ, जैसे एक ही टेंजेंट खींचे अगर स्लोप बहुत कम नहीं हुआ, तो मान लेते हैं यहाँ पे हमारा कोई एक्स की वैल्यू है, थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो वो एक्स देखिए कितना ज़्यादा हमारी बीच की डिस्टेंस को खाली छोड़ देगा। दैट मीन्स कि इट विल गिव यू अ ग्रेटर एरर इफ़ यू आर टेकिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ इंटरवल। सो इट इज़ नेसेसरी टू हैव लेस अमाउंट ऑफ या लेस एलिमेंट लेना पड़ेगा, सो दैट यू कैन हैव लेस अमाउंट ऑफ एरर। ठीक है, एरर जितनी कम आएगी उतना ही आंसर आप सही कहेंगे। जस्ट लाइक एरर कम आएगी क्या मतलब एकदम सही आंसर नहीं दे सकता क्या? दुनिया में कोई ऐसी चीज़ बनी ही नहीं है, वेदर इट इज़ अ फॉर्मूला ऑफ मैथमेटिक्स, एनी कॉन्सेप्ट इन फिजिक्स, एनी न्यूमेरिकल वैल्यू इन केमिस्ट्री, कुछ भी, ईच एंड एवरीथिंग इज़ जस्ट अप्रॉक्सीमेट, नॉट जस्ट इक्वल एज नेचर इज़। नेचर के अलावा इस दुनिया में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको एग्जैक्ट वैल्यू देती हो, आप खुद भी नहीं। तो सीधी सी बात है, हमें चीज़ें जितनी कम एरर के साथ मिले उतना ही अच्छा है। आपके टीचर आपको मिले होंगे, उनमें भी कोई ना कोई कमी होगी, मुझ में भी कमी होगी, लेकिन वो कमी आप देखते हैं किस में कम है, उसी के पास पहुंच जाते हैं। तो ये सार्वभौमिक सत्य है फिलहाल। तो यहाँ पे जितना कम होगा एरर उतनी कम होगी। जैसे 1 किलो चावल में 1 दाना चावल अगर दुकानदार आप उठा ले आपके सामने, तो आप उसे जान से नहीं मार दोगे, छोड़ दोगे। हाँ, वही अगर वो 1 दाना चावल आपका 1 ग्राम सोना होता, तो 1 ग्राम सोना निकालना मतलब बहुत बड़ी बात हो जाती, तो ज़रूर कुछ ना कुछ हो जाता। ठीक है, तो जगह के हिसाब से अवेलेबिलिटी पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे स्मॉल हमारा केवल इसलिए लेना है क्योंकि कैलकुलेशन में एरर हमारी थोड़ी सी है, तो फिलहाल ठीक है स्मॉल होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए न्यूटन्स इटरेटिव फॉर्मूला टू ऑब्टेन इनवर्स ऑफ अ फंक्शन। जैसे अभी हमने स्क्वायर रूट बताया बच्चों, वैसे से भी करना है। इनवर्स बोला ना, तो ए इनवर्स कर देते हैं इज इक्वल टू एक्स। अब ए को हमें सिंपल रखना है, तो ए को सिंपल रखोगे तो थोड़ी देर के लिए सोचो अगर आप, तो ये हो जाएगा 1/a इज इक्वल टू एक्स। दोनों का रेसिप्रोकल कर लो, तो 1/x इज इक्वल टू ए हो गया, और इसको हम लेफ्ट में ले आए तो 1/x माइनस ए इज इक्वल टू 0, या फिर इसी को आप fx मान लो। तो ये आपका एक तरीके से fx मिल गया। fxn निकाल लेंगे फिर डिफ्रेंशिएट करके उसी फार्मूले में जो भी मैंने ऊपर लिखा xn प्लस 1 इज इक्वल टू xn माइनस fxn अपॉन f डैश xn, तो उस पर रखेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। आई थिंक आंसर वॉज 2 माइनस ए एक्सन। ये जहाँ तक मुझे लग रहा है ये आंसर सही था। 2 माइनस था या 2 प्लस था, कुछ था, इन दोनों में से कोई आंसर था, एक बार चेक कीजिएगा। ठीक है, बिल्कुल वैसे लगाना है। ये क्वेश्चन तो कराया हुआ है इन्वर्स वाला। ठीक है, फिलहाल नेक्स्ट देखिए, बाइसेक्शन मेथड डज नॉट वर्क इफ़ 2 रूट्स आर। देखिए बाइसेक्शन तब नहीं वर्क करता है जब 2 एलिमेंट्स ऑलमोस्ट इक्वल होते हैं। जैसे मान लीजिए एक्स, हम एग्जैक्ट इक्वल नहीं बोलेंगे, न्यूमेरिकल एनालिसिस में इस तरह की बात पूछी जाएगी तो कभी भी
इक्वल नहीं लिख सकते, क्योंकि हमेशा आंसर अप्रॉक्सीमेट ही आता है, जो कि बहुत करीब होगा। जैसे दो आंसर मान लीजिए 0.02357, ऐसे दूसरा आंसर है 0.02358, तो ये देखिए कितना क्लोज है आंसर, बट दे के नॉट बी टेकन एज इक्वल, दे आर ऑलमोस्ट इक्वल ऑलवेज। ठीक है, ठीक, तो ये ऑलमोस्ट इक्वल होंगे। न्यूटन रैप्सन्स मेथड गिव्स, कहाँ पे गया ये नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, न्यूटन रैप्सन्स मेथड गिव्स, न्यूटन रैप्सन मेथड जो होता है वो किस तरह का हमें रूट देता है, एग्जैक्ट रूट देता है, रियल रूट देता है, अप्रॉक्सीमेट रूट देता है, या बी और सी में से दोनों हो सकता है। तो जैसा कि मैंने अभी जस्ट पहले बताया कि ऐसी वैल्यूज़ जो होंगी वो हमेशा क्या होंगी, अप्रॉक्सीमेट होगी, तो अप्रॉक्सीमेट रूट तो देगा, और रियल नहीं देता क्या भैया, रियल तो आंसर होता ही है। ठीक है, तो बी और सी आंसर दोनों है, तो इसको लिखने से अच्छा है आप सिंपल सा डी आंसर को टिक करें। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, द रूट ऑफ द इक्वेशन दिस लाइंग इन द इंटरवल, इनमें से किस में ये लाई करता है इंटरवल, बताइए। देखिए बड़ा सिंपल सा तरीका है, अगर इंटरवल चेक करना है तो आप क्या करिए, दोनों उसके एंड पॉइंट्स रख लीजिए। ठीक है, एंड पॉइंट्स को रख दीजिए, और एक पॉजिटिव एक नेगेटिव अगर हुआ तो दैट मीन्स डेफिनेटली द रूट विल बी लाइंग इन दैट इंटरवल। तो चेक करते हैं भाई, जीरो रखो जरा, तो जीरो एक दिख रहा है मुझे यहाँ पे, एक जीरो यहाँ दिख रहा है, चलिए जीरो रखिए। तो जीरो जैसे आप रखेंगे सो यू विल गेट 0 - 5 टाइम्स 0, एक प्लस वन तो यानी ग्रेटर देन जीरो तो मिल रहा है। अब वन रखें अगर, तो वन यहाँ रखो, 1³ -5 + 1, तो ये 1 1 2 2 - 5 -3, नेगेटिव भी मिल रहा है, तो आपका ये इंटरवल एकदम सही है। -1 रखेंगे तो ये -1 वाला पॉजिटिव दे देगा, तो ये तो गड़बड़ होगा, और ये दोनों बिल्कुल नहीं देंगे, ये भी नहीं देगा, तो आंसर ऑप्शन आपका कौन सा सही है, ये वाला। देखिए जो जो चीज़ें छोटी छोटी यूज़ में आई हैं, ये वाला तो आपका क्वेश्चन कराया गया था, हालांकि क्वेश्चन ये बहुत बड़ा था, सॉल्व करते तो 5 पेज में जाता कम से कम बोर्ड की कॉपी, जो यूनिवर्सिटी में पहले मिला करती थी, लेकिन अब उसमें छोटी छोटी चीज़ें उठाई जा रही है। तो डिस्क्रिप्टिव टाइप जितने भी बताए गए हैं, वैसे भी बहुत कम कम क्वेश्चन बताए गए हैं, टाइम भले ज़्यादा लगा उसमें, आप उसे 2x टाइम स्पीड बढ़ा करके मेरी बात को सुनेंगे तो मैं थोड़ा जल्दी, आपका 30 मिनट्स का वीडियो जो होगा वो 15 मिनट्स में कवर हो जाएगा। तो ऐसे 10 से 15 वीडियो होंगे जिनको देख करके आपकी न्यूमेरिकल एनालिसिस पूरी ख़त्म हो जाएगी। एक दिन में आप पूरी न्यूमेरिकल एनालिसिस ख़त्म कर सकते हैं, बस थोड़ा सा कॉपरेट करेगा, क्योंकि क्वेश्चंस थोड़े बड़े बड़े हैं, तो हो सकता है आपको समझने में थोड़ी दिक्कत हो जाए। कोशिश करेंगे तो बातें समझ में आएगी। बहुत कम समय मिला है, जल्दी कोशिश की गई है, हो सकता है कुछ चीज़ें ना समझ में आए, उसके लिए मैं बहुत बहुत दुखी हूँ, क्योंकि टाइम ही नहीं मिल पाया है, बहुत अच्छे से बैठ करके आपके लिए बहुत सारा उसमें प्यार डालने के लिए टाइम नहीं मिल पाया है। लेकिन फिर भी जितना था, दूध को तेज़ आंच पे भी गर्म करे तो भी वो उबल ही जाता है। ठीक है, फिलहाल नेक्स्ट देखिए, इन फॉल्स पोजीशन मेथड, अरे वही इसी की बात कर रहा है, रेगुलर फॉल्सी, नाम आ गया ना फॉल्स पोजीशन, अगर नहीं पता होता तो बैठे रह जाते मुंह उठा के, सर ने तो पढ़ाया ही नहीं है, सर ने सब कुछ पढ़ाया, आपने नहीं पढ़ा है। देखिए, इन फॉल्स पोजीशन मेथड एन इनिशियल इंटरवल इज़ रिक्वायर्ड, क्या इसमें ये बात सही है, क्या उसमें हमें एक इंटरवल रिक्वायर्ड होता है फॉल्स पोजीशन मेथड में, रेगुलर फॉल्सी मेथड में? तो वो तो सही बात है ना, वो तो हमें प्रोवाइड करना ही पड़ेगा, जिससे कि हम ये पता कर पाएँ कि हमारा इंटरवल जो है वो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव दे रहा है कि नहीं, हम ये कह पाएँ कि हमारी जो रूट है वो इसके बीच में लाई कर रही है नहीं। तो ये इट इज़ वेरी ट्रू दैट वी मस्ट बी प्रोवाइडेड एन इंटरवल, इनिशियल इंटरवल, सो दैट वी कैन चेक फॉर आर रूट्स। सो दिस इज़ आवर आंसर। ओके, इस वीडियो में इतना ही, बोलते बोलते मुँह सूख जाता है। अभी और भी कई सारे इसमें आपके MCQs है, हर चैप्टर के हैं, ऐड किए मैंने। ठीक है, दिखाऊंगा बाद में। ठीक है, हम लोग ने यहाँ तक कवर कर लिया है। ठीक है, नहीं अभी 2 क्वेश्चन और करा देता हूँ, उसके बाद इसे ऑफ करता हूँ। नहीं, यहीं पे एंड करते हैं। ठीक है, वो नेक्स्ट चैप्टर के हैं, तो नेक्स्ट में ही आएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेंगे। तो इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करें, जो चीज़ें बताई गई उन्हें दिमाग में बैठाएं। वीडियो मैं चाहूँगा कि 1600 सब्सक्राइबर से ऊपर हुए अभी। मैं चाहूँगा कम से कम इस सेमेस्टर 6 सेमेस्टर जिसका साथ मैंने कुछ हद तक दिया है, मैं पूरा नहीं कहूँगा क्योंकि कुछ हद तक ही दिया मैंने, जो सच्चाई है सो सच्चाई है। लेकिन मैं आप लोगों का 6 सेमेस्टर निपटते निपटते आप लोगों से गुजारिश यही रहेगी कि मैं एटलीस्ट 3000 तो हो जाऊँ, 3000 का परिवार तो हो जाऊँ। तो कोशिश आप लोग की रहेगी, परिणाम मुझे मिलेगा। तो जितना हो सके शेयर करें, और जिसे भी शेयर करें
टेल देम डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एट लीस्ट। और आप लोग भी अगर वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो लाइक करके और एक छोटा सा कमेंट, प्यारा सा कमेंट करके जाइएगा। मेहनत लगती है, ये टाइम नहीं है हमारे वीडियो को डिलीवर करने का, बिकॉज़ ये टाइमिंग हो रहा है रात के 11:30 के आसपास हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है टाइमिंग, और आई एम प्रिपेयरिंग वीडियो फॉर यू ओनली। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो ऐसे ही कल शाम में एक और MCQ की पड़ेगी, जिसमें आगे के 2 चैप्टर और कवर करूँगा। और कल सुबह मैं आपको मैट्रिक स्पेस का जो चैप्टर चल रहा है उसे कंक्लूड करूँगा, पूरा चैप्टर ख़त्म होगा कल। लगे रहिए, अगले मेरे ख्याल से 1 आध हफ्ते में आपका पूरा सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके प्यारे से चैनल मैथ पर रुपेश मिश्रा के साथ। थैंक यू।